हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 क्या है, वन संरक्षण अधिनियम 1980। और ये हाल ही के दिनों में भारत की मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जो एक इस कानून के अंदर संशोधनों का, अमेंडमेंट्स का एक ड्राफ्ट जो है वो भारतीय कैबिनेट के समक्ष रखा है। तो इन अमेंडमेंट्स को लेके, इन संशोधनों को लेके भी यह कानून जो है वो आजकल चर्चा में है। तो किस प्रकार के बदलाव जो है वो मंत्रालय इसके अंदर करने के लिए तैयार है, इन सभी विषयों के ऊपर हम चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह कानून लाया क्यों गया। तो यह कानून भारत के अंदर डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए तथा वाइल्ड लाइफ, वन्य जन जीवन को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया था। और इस कानून के अंदर एक प्रोविज़न है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई संस्था या कोई सरकार अगर किसी फॉरेस्ट लैंड का नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ या नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी के लिए यूज करना चाहती है, तो इस उद्देश्य के लिए प्रायर क्लियरेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की आवश्यकता होगी, केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी। अब ये नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी या फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, तो मैं आपको ये बताता हूँ। फॉरेस्ट एक्टिविटी वे होंगी जिनके द्वारा हम फॉरेस्ट को बचाने का प्रयास करेंगे, जिनके द्वारा हम फॉरेस्ट के अंदर प्लांटेशन को मोटिवेट करेंगे। और जैसे कि अगर आप वनों की सुरक्षा के लिए वनों के अंदर फेंसिंग कर रहे हैं, या वनों के अंदर वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए कुछ आप तकनीकी प्रयोग कर रहे हैं, या वनों के अंदर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स लगा रहे हैं, या वनों के अंदर आप जल की व्यवस्था कर रहे हैं, तो ये एक्टिविटीज़ आएंगी आपके फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर। इसके अलावा अगर आप वनों के अंदर किसी प्रकार की खेती, जैसे टी की है, रबड़ की है और ऑयल प्लांट्स की है, ये कार्य आप करना चाहते हैं, या आप कोई अंडरग्राउंड माइनिंग करना चाहते हैं, तो ये सभी जो एक्टिविटीज़ होंगी ये वनों को प्रभावित करेंगी, ये वनों को काटने का या डिफॉरेस्टेशन को मोटिवेट करेंगी। तो इस प्रकार की एक्टिविटी जो वन उन्मूलन में सहायक होंगी उन्हें हम नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ कहते हैं। और इन नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ के लिए सरकारों को केंद्र सरकार की प्रायर क्लियरेंस या प्रायर परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता रहेगी। लेकिन 1988 में इस कानून के अंदर एक बदलाव किया गया, और उस बदलाव के द्वारा यह प्रोविज़न किया गया कि ये जो पूर्व अनुमति है यह केवल राज्य सरकारों को या किसी भी लेवल की सरकार को ही दी जा सकती है। अगर कोई और संस्था इस फॉरेस्ट लैंड का नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए यूज करना चाहती है तो उसको यह अनुमति नहीं दी जाएगी। और यह प्रोविज़न किया गया 1988 के अमेंडमेंट या संशोधन के द्वारा। अब हम ये चर्चा यह करते हैं, अब मैंने आपको ये बता दिया कि नॉन फॉरेस्ट पर्पजेज़ कौन से होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, इसके द्वारा भारत के अंदर जो वन भूमि है, जो फॉरेस्ट लैंड है, उसको कितने कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है। तो इस कानून के अंतर्गत भारत में 4 प्रकार की वन भूमियाँ होंगी। एक को हम कहेंगे रिजर्व्ड फॉरेस्ट, आरक्षित वन, एक को हम कहेंगे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, संरक्षित वन, और एक को हम कहेंगे विलेज फॉरेस्ट, और फोर्थ को कहेंगे प्राइवेट फॉरेस्ट। अब इनमें क्या क्या अंतर है, सबसे पहले तो हम बात ये करते हैं कि जो प्रोटेक्टेड और रिजर्व्ड फॉरेस्ट होते हैं इनको नोटिफाई, इनकी अधिसूचना जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जारी की जाती है। यहाँ पे जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे यह याद करनी होगी कि इन रिजर्व्ड या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को नोटिफाई करने का काम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। बट इन केस अगर ये स्टेट गवर्नमेंट्स इसको डी नोटिफाई करना चाहते हैं, इन संरक्षित वन क्षेत्रों को संरक्षण की कैटेगरी से अलग करना चाहते हैं, तो इसके लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी। और यह कार्य सेंट्रल गवर्नमेंट की क्लियरेंस या उसकी सहमति के बाद ही किया जा सकता है। तो आपने यहाँ पे सीखा
कि इनको रिजर्व्ड या प्रोटेक्टेड की कैटेगरी में डालने का कार्य स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं और इनको डी नोटिफाई करने का काम केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती हैं। अब ये जो वन है, जो 4 प्रकार के वनों के हमने नाम बताए, इनके अंदर कैसे कैसे क्या क्या होता है इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट। ये जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट होते हैं इनमें सभी प्रकार की ग्रेजिंग और सभी प्रकार की हंटिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो प्रतिबंधित होती हैं, बैन होती हैं। इन वनों के अंदर रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की भी चराई या शिकार संबंधी गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति रिजर्व्ड फॉरेस्ट में नहीं होती है। तो इससे आप समझिए कि कोई भी मानवीय गतिविधियाँ, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन रिजर्व्ड फॉरेस्ट के अंदर अलाउड नहीं होती है। तो इन रिजर्व्ड फॉरेस्ट को हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं इनके अंदर सीमित मात्रा में मानवीय गतिविधियां या वे लोग जो मूल रूप से जंगलों के अंदर रह रहे हैं जैसे कि ट्राइबल कम्युनिटीज़, उनको सीमित मात्रा में ग्रेजिंग और हंटिंग की एक्टिविटीज़ की अनुमति प्राप्त होती है। अब बात करते हैं हम विलेज फॉरेस्ट क्या है। तो ये हमने देखा कि इन दोनों में किस प्रकार से अंतर होगा। इसमें नो एक्टिविटीज़ अलाउड, इसमें लिमिटेड एक्टिविटीज़ इज़ अलाउड। अब करते हैं बात विलेज फॉरेस्ट की। विलेज फॉरेस्ट क्या होते हैं? तो कोई भी राज्य सरकार अगर किसी रिजर्व फॉरेस्ट का अधिकार किसी गांव या किसी गांव के समुदाय को दे देती है और उस रिजर्व फॉरेस्ट के प्रबंधन के अधिकार उस गांव या ग्राम की समिति को होते हैं तो उस रिजर्व फॉरेस्ट को हम कहते हैं विलेज फॉरेस्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि प्राइवेट फॉरेस्ट क्या होते हैं। तो ये आप समझ ही गए होंगे। तो ऐसे फॉरेस्ट जो प्राइवेट लैंड के ऊपर होते हैं, जो निजी स्वामित्व वाली भूमि पर होते हैं, उन्हें हम प्राइवेट फॉरेस्ट कहते हैं। तो ये रहे इन 4 वनों के अंदर किस प्रकार से अंतर होता है, तो ये हमने अभी समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट बात ये है कि भारत का सबसे पहला रिजर्व फॉरेस्ट कौन सा था। तो ये मध्य प्रदेश के अंदर जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है, ये भारत का फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट था। सबसे पहले इस सतपुड़ा जो था इसको रिजर्व फॉरेस्ट की मान्यता दी गई और बाद में इसको एक नेशनल पार्क की मान्यता केंद्र सरकार के द्वारा दी गई। अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ये एक्ट क्या कहता है? सेक्शन 2 ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, यह कानून, यह सेक्शन जो है यह कहता है कि अगर कोई राज्य सरकार किसी नोटिफाइड या अधिसूचित रिजर्व फॉरेस्ट को डीनोटिफाई किसी विशेष उद्देश्य के लिए करना चाहती है तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन या क्लियरेंस की आवश्यकता होगी। अभी हाल ही में 2021 के अंदर कर्नाटक हाई कोर्ट का एक फैसला आया। वो फैसला क्या था कि कर्नाटक सरकार ने आदिवासी लोगों को, ट्राइबल कम्युनिटीज़ को जो विस्थापित हो चुके थे उनको बसाने के लिए एक नोबल काज के लिए कुछ रिजर्व फॉरेस्ट को डीनोटिफाई कर दिया। जब यह मामला कर्नाटक हाई कोर्ट के अंदर गया तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने कर्नाटक सरकार के इस फैसले को स्ट्रक डाउन, इसको रद्द कर दिया। क्यों? किस आधार पर रद्द कर दिया कि राज्य सरकार को किसी रिजर्व फॉरेस्ट को डीनोटिफाई करने का अधिकार नहीं होता, यह अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। तो अब आपने ये देखा कि सेक्शन 2 ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्या है। अब हम बात करते हैं कि भारत में ये वनों के संरक्षण के अभियान की शुरुआत जो है वो कब हुई। भारत के अंदर सबसे पहले फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ की शुरुआत ब्रिटिश भारत में अंग्रेज़ों के समय हुई। ब्रिटिश लोगों ने भारतीय वनों के ऊपर स्टेट्स कंट्रोल को एलाबरेट या बढ़ाने के लिए एक कानून बनाया था। उस कानून का नाम था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। ये कानून अंग्रेज़ों के द्वारा क्यों लाया गया? जब ब्रिटिश लोगों को ये पता लगा कि भारतीय वन जो हैं वो वन संपदा से भरपूर हैं,
तो ब्रिटिश लोगों ने इस वन संपदा को या इन वनों के ऊपर जो है वो स्टेट के कंट्रोल को बढ़ाने के लिए इस कानून को बनाया था। और इस कानून का उद्देश्य ये था कि वनों के ऊपर सरकारी नियंत्रण को बढ़ाया जा सके और वनों से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनके व्यापार को रेगुलेट किया जा सके। इस इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के द्वारा जो मूल कम्युनिटी, जो मूल लोग इन वनों के अंदर रह रहे थे, उनका जीवन और उनके अधिकार जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। और यही कानून ऐसा था जहाँ से आदिवासी लोगों का अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह शुरू हुआ था। उनके मन में, आदिवासी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, उनके मन में ब्रिटिश लोगों के प्रति असंतोष जो है वो इस कानून के बाद जन्मा था, क्योंकि जंगलों के अंदर रहने वाली कम्युनिटीज़ को ही इन जंगलों से प्राप्त उत्पाद और इन जंगलों के ऊपर उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया था इस अधिकार के द्वारा। और ये जो अधिकार था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, इसके अंदर एक परिभाषा दी गई थी ट्री की, कि पेड़ क्या होते हैं। उस पेड़ की परिभाषा के अंदर शामिल किया गया था पाम ट्रीज, बैम्बो ट्रीज, स्टम्प्स, ब्रशवुड एंड केन्स। तो ये जो सभी जो हैं ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत ट्री की परिभाषा के अंतर्गत आते थे। अब इस ट्री की परिभाषा से एक समस्या ये पैदा हुई, अगर हम इस बैम्बू, अगर यह बांस का इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट करते हैं या इसको एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में अगर हम ले जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हम इसको काट नहीं सकते, क्योंकि अगर हम इस फॉरेस्ट के अंदर कोई नॉन फॉरेस्ट कार्य करते हैं या गैर वन कार्य करते हैं तो इसके लिए तो हमें सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो इन सभी बातों से जो है इस बैम्बू के ट्रांसपोर्ट के लिए जो है बार बार समस्या पैदा हुई। और इसमें क्या हुआ कि अब इस कानून के अंदर एक बदलाव किया गया और इस ट्री की परिभाषा से इस बैम्बो को बाहर कर दिया गया है। अब क्या प्रोविजन कर दिया गया है कि ये जो बैम्बो है इसको आप नॉन फॉरेस्ट एरिया से काट सकते हैं और इसका इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर याद रखना, बैम्बो जो है वो फॉरेस्ट एरिया के अंदर अब भी नहीं काटा जा सकता। और अगर फॉरेस्ट एरिया में अगर आप बैम्बो या बांस को काटते हैं तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की आवश्यकता अब भी रहेगी। इसको काटने और इसके परिवहन की जो व्यवस्था की गई है वो केवल नॉन फॉरेस्ट एरियाज में की गई है। अब बात करते हैं हम डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। ये डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट जो है वो क्या कहता है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 था, इसने क्या कहा कि जो सरकारें हैं वो केवल उन वनों का संरक्षण करेंगी जो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास नोटिफाइड हैं, जो अधिसूचित हैं। इनके अलावा किसी वन भूमि के ऊपर सरकारी नियंत्रण नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में 1996 के एक मुकदमे में फॉरेस्ट की डेफिनेशन दी। तो अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। ये किसने दी? सुप्रीम कोर्ट ने 1996 के एक मुकदमे में। ये मुकदमा क्या था? TN गोदावर मैन तिरुमल पद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996। मैं इसको रिपीट करता हूँ, TN गोदावर मन तिरुमल पद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेस्ट की क्या डेफिनेशन दी? इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा हैव डिफाइंड फॉरेस्ट एज। तो सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेस्ट को कैसे डिफाइन किया? ऑल एरियाज विच आर रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन एनी गवर्नमेंट रिकॉर्ड। कोई भी फॉरेस्ट जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अंदर नोटिफाइड है, इरिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप। इरिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप का मतलब ये है चाहे उस वन का अधिकार निजी हाथों में हो चाहे सरकार के हाथ में हो, तो वो वन होगा। इरिस्पेक्टिव ऑफ द ओनरशिप, रिकॉग्निशन एंड क्लासिफिकेशन। तो ये कह रहा है
कि चाहे वर्गीकरण कोई भी हो, चाहे वो किसी हाथों में हो, तो जहाँ पर वन है जो वो किसी के नियंत्रण में हो तो वो सभी फॉरेस्ट की डेफिनेशन में आएंगे, और इन सभी फॉरेस्ट को रेगुलेट और इनको कंट्रोल करने का जो कार्य होगा वो स्टेट गवर्नमेंट्स करेंगी। और अगर कहीं पर केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता होगी तो वो लेनी आवश्यक होगी। तो ये 1996 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। अब हम बात करते हैं, अब हमने बात कर लिया कि इस एक्ट के द्वारा हमने जो है ये जो कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला था इसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं। हमने ये जो वनों के प्रकार कितने हैं ये भी हमने चर्चा में कर ली है। अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। ये क्या कहती है कि भारत में जो किन किन प्रदेशों में कितने कितने वन हैं। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज टोटल भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसके कितने प्रतिशत पर कहाँ कहाँ वन है, ये चर्चा करेंगे हम। ये बात हम परसेंटेज वाइज नहीं, हम इसको एरिया वाइज करेंगे। भाई कुल ज्योग्राफिकल एरिया, भौगोलिक क्षेत्र के कितने एरिया के ऊपर किस प्रदेश में वन है, ये चर्चा हम करेंगे। तो सबसे अधिक वन है मध्य प्रदेश में एरिया वाइज, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, और उसके बाद उड़ीसा एंड उसके बाद महाराष्ट्र। तो ये रहा क्षेत्र वाइज, एरिया वाइज वर्णन फॉरेस्ट का। और अब बात करते हैं कि वर्तमान के अंदर भारत के कितने भौगोलिक क्षेत्रफल के ऊपर जो है फॉरेस्ट हैं। तो ये रहेगा आपका 24.56% या परसेंट एरिया के ऊपर फॉरेस्ट हैं। और हमारा लक्ष्य कितने क्षेत्र पर वन लगाने का है, 33 या कुल भौगोलिक क्षेत्र के 1/3 क्षेत्रफल के ऊपर वन होने चाहिए इकोलॉजिकल या इन्वायरमेंटल बैलेंस को स्थापित करने के लिए। अब हम एक बेहद इम्पोर्टेंट टर्म के ऊपर चर्चा करते हैं, वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV क्या है। तो ये NPV को लेकर भी जो है ये एक्ट हाल ही के दिनों में चर्चा है। ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 एक प्रोविज़न करता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है? NPV इज ए मैंडेटरी वन टाइम पेमेंट that a user has to make for diverting forest land for non forest use। ये कह रहा है कि आप अगर फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करते हैं नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए, तो आपको एक निश्चित धनराशि जो है वो सरकार को देनी पड़ेगी। इसका मतलब है NPV। मैं आपको दोबारा सरल शब्दों में बताता हूँ कि आप अगर फॉरेस्ट को अगर नॉन फॉरेस्ट पर्पजेज के लिए यूज करना चाहते हैं तो एक आपको पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो पे करना पड़ेगा, और उस पर्टिकुलर अमाउंट को कहते हैं NPV। अब ये जो भारत सरकार संशोधन करना चाहती है वो ये करना चाहती है कि ये जो NPV की जो बाउंडेशन है ये सरकारी कंपनियों या सरकारी क्षेत्रों के लिए मैंडेटरी नहीं होनी चाहिए। सरकारी कंपनियों को इस NPV से छूट देने का प्रयास जो है वो इन संशोधनों के द्वारा किया जाएगा। तो अब हम बात ये करते हैं कि ये जो NPV है इसकी वैल्यू अब निकालते कहते हैं। तो इसकी वैल्यू निकाली जाती है कि जिस फॉरेस्ट कि आप यूज को डाइवर्ट करना चाहते हैं वहाँ से हमें कितनी सर्विसेज प्राप्त होती हैं, उन सर्विसेज या सेवाओं का मूल्य कितना है, और कितना इकोलॉजिकल वैल्यू उस वन की है। इकोलॉजिकल वन का मतलब है जैसे अगर मान लिया कोई फॉरेस्ट है उससे हमें ऑक्सीजन मिल रही है, तो वो ऑक्सीजन हमें कितने पैसे का, कितनी मनी का हमें फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो वो उस वन की इकोलॉजिकल वैल्यू रही। और अगर हम बात करें कि कितने प्रकार की सर्विसेज हमें फॉरेस्ट से प्राप्त होती है, तो हमें वनों से अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं जो हमारे मेडिसिन सेक्टर के अंदर हमें बेहद कारगर साबित होती हैं। यहाँ से हमें इको टूरिज़्म प्रमोट होता है, यहाँ से हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या विंड एनर्जी हम जनरेट कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का आकलन करके जो है हम NPV को निर्धारित करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो ये NPV से जो हमें पैसा प्राप्त होता है ये जाएगा कहाँ। तो एक फंड होता है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, कि
आपने उस फॉरेस्ट लैंड का जो है यूज कन्वर्ट किया है, आप उसको गैर वानिकी गतिविधियों में आप उस फॉरेस्ट को यूज करेंगे, तो अब उस बचे हुए वन के अंदर प्लांटेशन को मोटिवेट करने के लिए, पेड़ों को प्रोत्साहित करने के लिए एक फ़ंड बनाया गया है, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड। इसके अंदर जो है ये पैसा जमा होगा, कौन सा, NPV वाला पैसा। अब ये जो फंड है, इस फंड को मैनेज कौन करेगा, तो कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड इज मैनेज्ड बाय द कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, इसको शॉर्ट में बोलेंगे कैंपा। तो इस फंड को मैनेज करने की जो जिम्मेदारी होगी वो कैंपा के पास होगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, एक होती है फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी। इस फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी का काम क्या होता है और इसका स्टेटस क्या है। तो ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 था, इस कानून के अंतर्गत इस कमेटी का गठन किया गया था। और ये कमेटी जो है वो एक स्टैचुरी बॉडी है। स्टैचुरी बॉडी या स्टैचुरी संस्था या वैधानिक संस्था वो होती है जो संसद के किसी अधिनियम के द्वारा बनी होती है या पार्लियामेंट के द्वारा किसी एक्ट के द्वारा बनाई होती है। और ये जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी होती है, इसका काम क्या है, ये केंद्र सरकार को अपनी सिफारिश देती है कि उस फॉरेस्ट लैंड का यूज जो है वो डाइवर्ट करना है कि नहीं करना है, एक बात। और दूसरा, ये रिकमेंडेशंस ये अपनी सिफारिशें देती है कि फला फला कंपनी से NPV लेना है कि नहीं लेना है, या किन विशेष क्षेत्रों के अंदर इस NPV से छूट दी जा सकती है। तो ये इस NPV के कार्य हैं। अब इस बात से अनुमान लगाएं कि जो भारत का मंत्रालय है उसका नाम ही हो गया कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो आप इस फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का जो महत्व है, आप उस महत्व को इस मंत्रालय के नाम से ही समझ सकते हैं। तो इस महत्व को जो है हमारे संविधान के निर्माता भी समझते थे। और इन वनों के संरक्षण, जैव विविधता के संरक्षण और वाइल्ड लाइफ के संरक्षण के लिए हमारे संविधान के अंदर क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, क्या संवैधानिक प्रावधान है, अब हम इस विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये जो 42वां संविधान संशोधन है, ये देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के समय 1976 में किया गया था। और इस संशोधन के द्वारा क्या किया गया कि फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेट टू कंकरेंट लिस्ट, कि जो फॉरेस्ट और ये वाइल्ड लाइफ और ये बर्ड्स का जो कंजर्वेशन है, ये पहले स्टेट लिस्ट का विषय होता था। तो राज्य से इस विषय को हटाकर अब कंकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची के अंदर शामिल कर लिया गया है। अब इनके संरक्षण के लिए कानून स्टेट एज वेल एज सेंटर दोनों बना सकते हैं। तो ये रहा आपका पहला प्रावधान। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की। तो वो रहेगा आपका आर्टिकल 51A(G). अब ये क्या कहता है, स्टेट्स दैट इट शैल बी द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। तो ये आर्टिकल 51A(G) ये क्या है, ये भारत के नागरिकों को प्राप्त मौलिक कर्तव्य है। ये भारतीय नागरिकों के कितने फंडामेंटल ड्यूटीज होंगी, उन ड्यूटियों में से एक ड्यूटी ये है। क्या ड्यूटी है कि प्रत्येक सिटीजन का या प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो प्रोटेक्ट करे, इम्प्रूव करे नेचुरल इन्वायरमेंट, अपने प्राकृतिक वातावरण को इम्प्रूव करे, साथ में इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। यहाँ पे स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा कि ध्यान थोड़ा ज़्यादा दें, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस बार बार पेपरों में आते हैं। जैसे आपसे ये पूछ लेगा, क्या भारतीय संविधान के अंदर कहीं पर फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन की बात की गई है? तो हाँ, की गई है। ये बात फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी की गई है, ये बात आपके 42nd अमेंडमेंट एक्ट में भी की गई है। अब और कहाँ की गई है? जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट होते हैं, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत होते हैं, उनमें भी पर्यावरण और वनों के संरक्षण की बात की गई है। अब वो कहाँ की गई है?
हम बात करते हैं आर्टिकल 48A। स्टेट, ये क्या कहता है? स्टेट शैल एंड्योर, ये कह रहा है कि राज्य प्रयास करेगा टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट, पर्यावरण को बचाने और सुधारने का प्रयास करेगा राज्य, एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। तो ये नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को कहता है कि राज्य जो है अपना अथक प्रयास करेगा पर्यावरण को बचाने का, वाइल्ड लाइफ को तथा फॉरेस्ट को बचाने का। तो ये वनों के संरक्षण और वन्य जीव और बायोडाइवर्सिटी के संवर्धन या उनके संरक्षण से जुड़े संवैधानिक प्रावधान थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है इस विषय को पूर्णतः समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर बेहद इंटरेस्टिंग विषय को लेकर आपके बीच में पुनः आता हूँ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।